हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 की विज्ञान विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर जो कि 28 अप्रैल को आपके होने वाला है, वो भी पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर पेपर को साथ में सॉल्व भी करवा दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम पेपर के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को भी बहुत अच्छे से जानेंगे, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वह होती है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। फिर बात करें द्रव की, तो द्रव के अंदर आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और तीसरी है आपकी गैसीय अवस्था, इसमें आकार और आयतन ये दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, आगे देखो दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से यौगिक का उदाहरण कौन है। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिल्वर चांदी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो यहाँ पर जो यौगिक है वो है जल, क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलकर क्या करते हैं, आपके यौगिक जल का निर्माण करते हैं। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या है। तो अमोनियम सल्फेट का जो अणुसूत्र होता है वो होता है NH4 2SO4। क्या होता है? NH4 2SO4। चौथा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणुभार कितना होगा, वो आपको बताना है। तो HNO3 के अंदर देखो, हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, नाइट्रोजन का कितना होगा? 14, और ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 गुणा 16। तो यहां पर देखो 15 प्लस 16 तिया 48, तो 48 और 15 कितना होगा? 63 परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। पांचवा, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। देखो, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। यानी सोडियम कितने नंबर पे आता है? तो सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2, 8 और 1 ये इसका क्या होगा? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। छठा है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह, जो पावर हाउस है, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे सातवां, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। ल्यूवेन हॉक ने किसकी खोज की थी? तो जीवित कोशिका की। यह भी आपको ध्यान रखना है। आठवां है मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है। यानी मनुष्य के द्वारा ध्वनि की एक निश्चित जो रेंज होती है, उस रेंज के बीच की ध्वनि को ही सुना जा सकता है। तो उस श्रव्य ध्वनि की जो परास है, जो रेंज है, वो कितनी है। तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इसके बीच की जो ध्वनि है वो ही हमारे मानव कान सुन सकते हैं। इससे कम या ज्यादा की जो ध्वनि है वो हम नहीं सुन पाते। अगला 9वां है पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का जो भार है वो 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार क्या होगा, वो आपको बताना है। देखो, चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी पर इसके भार का कितना होगा, वो होगा आपके 1/6 गुना। तो 1/6 गुना यहाँ पर कितना है? 60 न्यूटन। तो चंद्रमा पर जो उसका भार होगा वो होगा 10 न्यूटन। कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। यानी हमने इसमें 6 का भाग दे दिया। आगे देखो 10वां, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को प्यारे विद्यार्थियों हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, है ना। फिर संवेग क्या होता है? P = mv होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। बल क्या होता है? तो बल
बल बराबर होता है, बल कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F गुणा डी होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अगला 11वां, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 1/2 mv²। यानी एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है और एक वेग पर। तो द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। 12वां है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपके कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, जूल। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का, बल का। और मीटर इसका मात्रक है, तो डिस्टेंस यानी दूरी का, और विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है। 13वां है, फ्लोएम उत्तक का मर्त भाग क्या है। फ्लोएम उत्तक का जो मर्त भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लोएम रेसे। 14वां है, पादपों के अंदर फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है। तो पादपों के अंदर खाद्य पदार्थों का जो संवहन करने का काम है, खाद्य पदार्थों का पादप के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो फ्लोएम उत्तक करता है। और जल और खनिज लवणों का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, वो जाइलम उत्तक करता है। अगला 15वां है, विभज्य उत्तक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो विभज्य उत्तक जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर कोलेनकाइमा उत्तक नहीं पाए जाते हैं। आगे अगला है 16वां, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो क्या कहलाता है। तो न्यूटन गति का जो पहला नियम है उसे कहते हैं हम जड़त्व का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखो, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, कोलाइड एक खाली जगह मिश्रण है। तो कोलाइड कैसा मिश्रण है, तो कोलाइड आपका एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है, ऋणावेशित कण को, ऋणावेशित कण को हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायन। तीसरा, समस्थानिकों के खाली जगह समान होते हैं लेकिन खाली जगह भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक है, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या या जो परमाणु भार है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। चौथी खाली जगह, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो कहते हैं लाइसोसोम को। इसे कहते हैं, वो कहते हैं लाइसोसोम को। 5वां, जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवणों का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। तो जाइलम है वो मृदा से जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं। छठे खाली जगह, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को हम चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। आगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न टाइप 1 पहला है, यानी कि अति लघु उत्तरात्मक के अंदर जो पहला प्रश्न है 3 नंबर, वो है यौगिक किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, यौगिक किसे कहते हैं। तो देखें, इन सभी के उत्तर मैंने अलग से लिख रखे हैं। सबसे पहले तीसरा प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। और यौगिक के जो गुण हैं वो उसके घटकों से पूरी तरह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ एक यौगिक है। ठीक, आगे बात करें, चौथा प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया से पहले और बाद में अभिकारकों और उत्पादों दोनों का जो कुल द्रव्यमान है वो सदैव और सदैव समान रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का अभिक्रिया से पहले था उतना का उतना द्रव्यमान उत्पादों का अभिक्रिया के बाद भी समान रहेगा। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 5वां है आपका कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो जो नारियल का रेशा है वो बना होता है स्क्लेरन काइमा उत्तक का। इसका बना होता है, स्क्लेरन काइमा उत्तक का बना होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण है जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, प्राप्त होता है।
यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है उसे ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है वो सदैव और सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे प्रश्न संख्या है 7, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न टाइप 2। 7वां प्रश्न है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करके बताने हैं। सबसे पहले है CO2। तो CO2 के अंदर देखो कार्बन का कितना है 12 इकाई, ऑक्सीजन का कितना है 16 इकाई। तो यहाँ पर कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुणा 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 44 इकाई हो जाएगा आपके CO2 का आणविक द्रव्यमान। फिर है मेथेनॉल। मेथेनॉल के अंदर देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। देखो कार्बन 1 है तो 12 इकाई 1 का, हाइड्रोजन के 1 का कितना होता है 1, ऑक्सीजन के 1 का कितना होता है 16 इकाई। तो देखो कार्बन का 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 1 गुणा 4 और ऑक्सीजन भी 1 है, सबकी जोड़ कर देंगे 12 प्लस 4 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 32 इकाई मैथेनॉल का। फिर है आपका अमोनिया NH3। तो देखो नाइट्रोजन 1 है तो 14 इकाई, हाइड्रोजन 3 है तो 1 गुणा 3, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 इकाई। फिर जल, हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुणा 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 इकाई। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है यह कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी तरफ क्या करती है आकर्षित, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा m1 गुणा m2 बटे में d स्क्वायर, और जब हम समानुपाती निशान को हटाएंगे तो यहां पर कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक स्थिरांक लगेगा। तो G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यही है आपके गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 है किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में आपको अंतर बताना है। तो देखो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की जो मात्रा है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। ये कैसी राशि है अदिश, क्योंकि इसमें केवल इसका परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। इसका मात्रक क्या है किलोग्राम, और ये स्थान के साथ कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे मंगल ग्रह पर हो, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। फिर है भार, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं भार कहते हैं, है ना। क्योंकि भार का सूत्र क्या होता है, भार का सूत्र होता है बल गुणा त्वरण, है ना, सॉरी भार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F इक्वल टू भार क्या होता है वेट, सॉरी W इक्वल टू mg, क्या होता है W इक्वल टू mg। ये कैसी राशि है सदिश, यानी इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसका मात्रक क्या है न्यूटन, और ये स्थान के साथ बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है, इस वजह से अलग अलग जगह पर वस्तु का जो भार है वो भी अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है 10वां, किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी आवर्ती, इन दोनों को क्या करना है आपको परिभाषित करना है। सबसे पहले बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो किसी तरंग में दो क्रमागत शिखरों यानी सुरंगों अथवा ग्रतों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्बडा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है मीटर। फिर बात करूं आवर्ती की, तो किसी माध्यम में प्रति सेकंड होने वाले जो कंपनों की संख्या है उसे कहते हैं आवर्ती, और आवर्ती को किसमें मापा जाता है, तो आवर्ती को हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, आपको तापमान को इसमें बदलना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आपके 273.15 को घटा देंगे, या जनरली हम 273 को ही घटा देते हैं।
तो 300 में से 273.15 को घटा देंगे तो 26.85 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। आपको केवल जनरली 273 को ही घटाना है, ठीक है। फिर 573 में से 273 को घटा देंगे तो लगभग कितना बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। 373 में से 273 को घटाएंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। आगे 12वां, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो गर्मियों में घड़े का जल जो ठंडा होता है वो होता है वाष्पीकरण की वजह से, क्योंकि घड़े की सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे पानी रिस कर क्या आता है, बाहर आता रहता है और क्या होता है, लगातार वाष्पीकृत होता रहता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो पानी है वो घड़े और उसके अंदर के पानी से क्या लेता है, बार बार उष्मा लेता है, जिसकी वजह से घड़े का पानी क्या हो जाता है, अंदर से ठंडा हो जाता है। और सेकंड है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों के अंदर एक तो हल्के रंग के और साथ ही साथ सूती कपड़े पहनने चाहिए। कारण क्या है कि जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित नहीं करते हैं, और जो सूती कपड़े हैं वो पसीने को सोख कर क्या कर देते हैं, पसीनों को सोख कर उसे आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा बना रहता है। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित को उदाहरण के साथ समझाना है। संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। उदाहरण के लिए एक गिलास पानी में हम चीनी घोलते रहें तो एक बिंदु पर या एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब ज्यादा चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी, यानी एक बिंदु पर आकर उसमें और ज्यादा चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो वो जो स्थिति है विलयन की वो कहलाता है संतृप्त विलयन। फिर है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, जैसे आसुत जल, ऑक्सीजन गैस, शुद्ध सोना, ये सब क्या है, आपके शुद्ध पदार्थ है। तीसरा है कोलाइड। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण पूरे विलायक में समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन ये कण इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश को बिखेर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि तल पर नहीं बैठते और आसानी से हमें दिखाई भी नहीं देते, जैसे दूध, धुआं, जेली, ये सब कोलाइड के क्या है, उदाहरण है। बात करें प्रश्न संख्या 14 की, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां किस प्रकार लाभदायक है, समझाना है। तो देखो, पशुपालन किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। सबसे पहले उन्हें दूध और मांस की प्राप्ति होती है, तो पशु दूध और मांस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे किसानों की क्या होती है, आय बढ़ती है। फिर खाद, पशुओं का गोबर खेतों के लिए प्राकृतिक खाद का बहुत अच्छा स्रोत है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। फिर जुताई, तो कुछ क्षेत्रों में पशुओं का उपयोग खेतों की जुताई करने के लिए किया जाता है, जो श्रम की लागत को कम करता है। फिर परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो इन सभी वजहों से जो पशुपालन है वो किसानों के लिए फायदेमंद है। 15वां है, गति के तृतीय नियम को आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो गति का जो तृतीय नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान किंतु विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और जो जमीन है वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से हम पैदल चल पाते हैं, है ना। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 16, संवेग को परिभाषित कीजिए। तो संवेग P = mv होता है, ने किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल। इसे P = mv के रूप में दर्शाते हैं, जहां P आपका संवेग है, m द्रव्यमान है और v क्या है, आपका वेग है। अगला प्रश्न है 16वें का दूसरा, क्या दिया हुआ है, एक गाड़ी का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर दे रखा है आपका 1500 kg, और त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो देखो F = सूत्र क्या होता है, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 1500, त्वरण कितना है, 1.7, दोनों का गुणा करेंगे तो 2550 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। 17वां है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं वही प्रोटॉन की संख्या उसका क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। फिर समभारिक, समभारिक
वे परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान होती है। समभारिक वे अलग अलग परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग। समभारिक भार समान है, यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। फिर द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जो योग है वो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न है वो है थॉमसन के परमाणु मॉडल की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित क्या है, एक समान आवेशित गोला है जिस पर धनावेश समान रूप से क्या होता है, फैला रहता है, वितरित रहता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फंसे रहते हैं कि स्थायी स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसमें धनावेश को पुडिंग या तरबूज और इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, प्लम यानी बीज की तरह माना गया है। यानी थॉमसन ने यह बताया है कि परमाणु धनावेश का एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर धसे होते हैं। इसी वजह से इसे प्लम पुडिंग मॉडल अथवा फिर क्या कहते हैं, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चाल और वेग में आपको अंतर बताना है। तो देखो चाल क्या है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि समय इकाई हो जाए तो दूरी किसके बराबर होगी, चाल के बराबर होगी। ये कैसी राशि है, अदिश, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है। फिर वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है, सदिश। इसका मात्रक क्या है, वही मीटर पर सेकंड है। अगला प्रश्न है आपका, वो है 20वां, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका व्यंजक लिखना है। तो किसी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। सूत्र क्या है, के बराबर 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है ना। यानी काइनेटिक एनर्जी आपके 1/2 mv² है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है वस्तु के द्रव्यमान के और समानुपाती है वेग के वर्ग के। और इसी का दूसरा है वो है, किसी महीने में एक घर की ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल के अंदर कितनी होगी। तो देखो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। हमें 250 यूनिट को किसमें बदलना है, जूल में। तो क्या करेंगे, 250 का गुणा करेंगे 3.6 × 10⁶ से, तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁸ जूल। कितना आ जाएगा, 9 × 10⁸ जूल आ जाएगा। आगे बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, आपको यौगिकों के नाम लिखने हैं। पहला है CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है KNO3, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर Al2SO4 इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 22, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अंतर बताना है। देखो सबसे पहले बात करें केंद्रक की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। एक झिल्लीबद्ध नाभिकीय क्षेत्र होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है और एक झिल्लीबद्ध सुसंगठित केंद्रक मौजूद होता है। बात करें कोशिका के आकार की, तो प्रोकैरियोटिक में आकार जनरली छोटा होता है, 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में। यूकैरियोटिक में आकार जनरली बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में। क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एकल क्रोमोसोम होता है जो कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं जो केंद्रक के भीतर होते हैं। फिर झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण, ये सब जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में मौजूद होते हैं और झिल्लीबद्ध क्या होते हैं, झिल्लीबद्ध संरचना के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर छोटे होते हैं और 17S प्रकार के होते हैं। आपके यूकैरियोटिक के अंदर बड़े होते हैं और 80S प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक के अंदर द्विखंडन के द्वारा होता है
और यूकेरियोटिक में माइटोसिस या मेयोसिस के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले बैक्टीरिया और ऑर्किया, और यूकेरियोटिक वाले पौधे, जानवर, कवक, प्रोटिस्ट, ये सब यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। आगे बात करें इसी का दूसरा, आपको पादप कोशिका का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। यह आप सबकी पुस्तक में दिया हुआ है। आप पादप कोशिका का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बना लेना। अगला 23वां, पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है कि पौधों के अंदर वाष्प उत्सर्जन के कार्य क्या है, वो आपको बताने हैं। देखो, पहला कार्य है वाष्प उत्सर्जन का शीतलन प्रभाव, यानी वाष्प उत्सर्जन के दौरान पत्तियों की सतह से पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे पौधे ठंडे रहते हैं और ये पौधों को अत्यधिक गर्मी से बचाने का काम भी करता है। दूसरा काम है वाष्प उत्सर्जन का पानी और खनिजों का परिवहन। तो वाष्प उत्सर्जन एक खिंचाव उत्पन्न करता है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्सों जैसे पत्तियों तक खींचने में भी क्या करता है, मदद करता है। फिर कोशिका स्फीति बनाए रखना। तो वाष्प उत्सर्जन कोशिका स्फीति यानी टर्गोर प्रेशर बनाए रखने में भी मदद करता है, जो पौधों को सीधा और मजबूत रखने में आवश्यक है। फिर अतिरिक्त पानी को निकालना। तो वाष्प उत्सर्जन पौधे से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का एक बेहतरीन तरीका है। तो ये सब कार्य है वाष्प उत्सर्जन के। इसी का दूसरा दे रखा है आपको तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बना के बताना है। यह आपकी पुस्तिका के अंदर दिया हुआ है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 24, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से यानी यू का मान प्रारंभिक वेग कितना है, 0 से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में समय बराबर कितना है, 5 मिनट यानी कि 300 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि v का मान अंतिम वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि त्वरण एक समान है तो फिर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एक तो त्वरण ज्ञात करना है, यहाँ पर a का मान, और एक रेलगाड़ी के द्वारा दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको ज्ञात करना है प्रश्न के अंदर त्वरण, और दूसरा ज्ञात करना है वो है दूरी। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दे रखा है। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करनी है। अंतिम वेग कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 5 मिनट। तो सबसे पहले हमने अंतिम वेग जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको इसमें बदलेंगे, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करेंगे। तो v का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड। समय का मान 5 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास देखो मान कितना आ गया, u का मान है 0, v का मान है 20 मीटर पर सेकंड और t का मान है वो है 300 सेकंड। अब हमने किसका उपयोग किया, गति के पहले समीकरण का, v बराबर u प्लस at। तो v की जगह रखा 20, u की जगह 0, a का मान ज्ञात करना है, t का मान कितना है 300। तो a बराबर क्या होगा, 20 बटे में 300। तो a का मान यहां से कितना निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 2/30 यानी 1/15, 1/15 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल गया, त्वरण। फिर बात करें रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारे पास देखो क्या मान आ गया, u का मान 0 है, v का मान कितना था 20, t का मान था 300 सेकंड, और दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई थी आपकी, वो आ गई थी, सॉरी यहाँ पर त्वरण कितना आया था, a बराबर आ गया था 1/15। हमने गति का दूसरा समीकरण लगाया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो s का मान निकालना है, इधर मैं हल करके भी बता देता हूँ। u का मान कितना है 0, तो 0 गुणा 300 प्लस 1/2 गुणा a का मान 1/15, t का स्क्वायर 300 गुणा 300, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। s बराबर कितना बचा, 1/30 गुणा 300 गुणा 300, ये 30 से कटेगा 10 बार, s का मान आ गया 3000 मीटर। तो दूरी कितनी तय की, दूरी तय की वो की गई 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले प्लेस्टिड देखो, प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं
ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और इनमें अपना खुद का क्या होता है, डीएनए। प्लेस्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यानी जो लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं और हरे रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये पौधों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन का भंडारण करते हैं। फिर टिप्पणी लिखनी है माइटोकॉन्ड्रिया पर। यह कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है और इसमें अपना खुद का डीएनए होता है। ये कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अथवा में है, उसमें आपको टिप्पणी लिखनी है केंद्रक पर और गोल्जी उपकरण पर। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। कोशिका के डीएनए को धारण करता है, जो उसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे कोशिका का विभाजन, प्रोटीन का संश्लेषण। ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे परमाणु झिल्ली भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम परमाणु झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला है वो है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण कोशिका का एक झिल्लीबंद कोशिकांग है। ये काम क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है, छाड़ने का काम और पैक करता है। ये कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के परिवहन में भी शामिल होता है। साथ ही साथ अंत परिद्रव्य जालिका के साथ मिलकर क्या करता है? यह पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। संवहन उत्तक को आपको परिभाषित करना है और जाइलम और फ्लोएम उत्तक में आपको अंतर बताना है। देखो, बात करें संवहन उत्तक की, तो संवहन उत्तक पौधों में पाए जाने वाले विशेष उत्तकों का एक जटिल समूह होता है, जो पूरे पौधे के अंदर पानी, पोषक तत्व और खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ ये उत्तक पौधों को संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करने का काम करता है। अब बात करें दोनों में अंतर। देखो, सबसे पहले बात करें परिवहन की, तो जाइलम क्या करता है? पानी और घुले हुए खनिजों का जड़ों से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक एक ही दिशा के अंदर परिवहन करता है। वही फ्लोएम तैयार भोजन यानी शर्करा का पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में जहां इसकी आवश्यकता होती है, दोनों दिशाओं के अंदर क्या करता है? परिवहन करता है। कोशिकाओं की बात करें तो मुख्य रूप से जाइलम की कोशिकाएं मर्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। फिर फ्लोएम में ज्यादातर कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है, जैसे कि चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं। बात करें भित्ति की, जाइलम की जो भित्ति है वो मोटी और लिग्निन युक्त भित्ति होती है, जो पौधे को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। और फ्लोएम की जो भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। परिवहन के तरीके की बात करें तो वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव और आसंजन के कारण निष्क्रिय परिवहन होता है। वही फ्लोएम के अंदर सक्रिय परिवहन होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा की बात करें, जाइलम के द्वारा एक दिशीय परिवहन होता है, केवल जड़ों से पत्तियों की ओर, और फ्लोएम के द्वारा द्विदिशीय, पत्तियों से अन्य सभी भागों की ओर परिवहन होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे बात करें, संयोजी उत्तक को परिभाषित करना है और इसके प्रकार समझाने हैं। तो संयोजी उत्तक जानवरों के शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का उत्तक है, जो विभिन्न अंगों और उत्तकों को आपस में क्या करता है? जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह उत्तक कोशिकाओं और एक बाह्य मैट्रिक्स यानी अंतर कोशिकीय पदार्थ से बना होता है। मैट्रिक्स के अंदर रेसे जैसे कोलेजन और इलास्टिन और एक आधारभूत पदार्थ मौजूद होता है। बात करो संयोजी उत्तक की, तो ये मुख्य रूप से देखो, तरल संयोजी उत्तक, कंकाली संयोजी उत्तक और तंतुमय संयोजी उत्तक, 3 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। तरल संयोजी उत्तक में बात करें, सबसे पहला है रक्त। रक्त यानी ब्लड, खून। इसका काम क्या है? पूरे शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, CO2 और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, और प्लाज्मा नामक जो तरल पदार्थ है वो मैट्रिक्स के अंदर तैरते रहते हैं। दूसरा भाग है वो है लसिका। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के अंदर मदद करता है। दूसरा प्रकार है कंकाली संयोजी उत्तक, जिसके 2 भाग है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि क्या करती है? शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है और अंगों की रक्षा करता है,
और मांसपेशियों के लगाव के प्रति स्थान प्रदान करता है। उपास्थि हड्डियों के जोड़ों पर पाई जाती है और हड्डियों को चिकनाई प्रदान करती है। यह नाक, कान, श्वास नली जैसी संरचनाओं को भी आकार देने का काम करती है। फिर बात करें तंतु में संयोजी ऊतक, जैसे अस्थिबंध, यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट्स, कंडरा, टेंडन, यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। एरिओलर ऊतक, यह त्वचा के नीचे और अंगों के बीच पाया जाता है, उन्हें सहारा देता है। वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू, यह वसा का भंडारण करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। आगे बढ़े 27, प्राध्वनि क्या होती है, इसके अनुप्रयोग लिखने हैं। तो देखो, प्राध्वनि वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण सीमा, जो सुनने की सीमा है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज से उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन उच्च आवृत्ति वाली तरंगों में कई अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं। पहला उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, यकृत, गुर्दे, गर्भाशय की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की निगरानी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर पथरी का उपचार, तो गुर्दे और पित्ताशय की पथरी को तोड़ने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर इकोकार्डियोग्राफी में तो हृदय की संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए वहां पर पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। फिर औद्योगिक कार्य में सबसे पहले सामग्री परीक्षण, तो धातुओं, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों में दोष यानी कमियों और दरारों का पता लगाने के लिए। फिर सफाई, तो जटिल या नाजुक वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों और चिकित्सा उपकरणों को साफ करने में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। फिर समुद्री नेविगेशन, सोनार सिस्टम में सोनार का उपयोग पानी के नीचे की वस्तुओं जैसे पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है और उसमें पराध्वनि का उपयोग होता है। इसके अलावा पशु संचार जैसे चमगादड़ और डॉल्फिन पराध्वनि का उपयोग शिकार का पता लगाने, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करती है। कीट नियंत्रण, कुछ पराध्वनि उपकरण कीटों और कर्तनकों को दूर रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये सब पराध्वनि के उपयोग हैं। अगला है अथवा में ध्वनि का अनुरणन क्या होता है और उसको कम करने के उपाय लिखने हैं। तो देखो, जब ध्वनि बार बार परावर्तित होकर बनी रहती है तो उसे अनुरणन कहते हैं। जब आप किसी हॉल के अंदर गए होंगे और आप बोलते हैं तो ध्वनि टकराकर वापस आपके ऊपर आपके पास आती है, यानी बार बार गूंजती रहती है, जो कि अवांछित होता है और हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं देती है। एक ही ध्वनि बार बार गूंजती रहती है, उसे कहते हैं ध्वनि का अनुरणन। अब इसको कम करने के उपाय क्या है? छत और दीवारों पर कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड लगाना, छत और दीवारों पर खुरदरा प्लास्टर लगाना, छत और दीवारों पर पर्दे लगाना, गत्ता लगाना, घास फूस की दीवारें बनाना, सीटों के पदार्थों का सही चुनाव करना, कमरे में गलीचे और कुशन लगाना, खिड़कियों पर पर्दे लगाना और ध्वनिक दीवार पैनल लगाना। ये सब उपाय हो सकते हैं ध्वनि के अनुरणन को कम करने के। अगला है 28, अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं और इससे होने वाले फायदा क्या है? देखो, अंतरा फसलीकरण कृषि की एक विधि है जिसमें एक ही खेत के अंदर एक साथ दो या दो से ज्यादा फसलों को एक निश्चित पैटर्न से उगाया जाता है। इस विधि में मुख्य जो मेन फसल है उसके साथ साथ कुछ सहायक फसलें भी उगाई जाती है। अब बात करें इसके फायदे की, लाभ क्या है। पहला फायदा क्या है? इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनाए रहती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फिर प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है, श्रम और समय बचता है। फिर अंतरा फसलीकरण आपूर्ति किए गए पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। एक खेत में एक फसल से संबंधित सभी पौधों में कीटों और बीमारियों को फैलने से रोकने का भी काम करती है। ये सब फायदे हैं अंतरा फसलीकरण के। अथवा में है आनुवांशिक फेरबदल क्या है और कृषि प्रणालियों में ये उपयोगी कैसे है। तो आनुवांशिक फेरबदल पौधों में ऐच्छिक गुणों को डालने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन क्षमता के गुणों की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही साथ फसलों का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। इस विधि से विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्मीय विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीसीज एक ही जीनस की
दो विभिन्न स्पीसीज में अथवा अंतरावशीय यानी विभिन्न जेनरा में हो सकता है। यानी एक पौधे के लक्षण या जो गुण हैं वो दूसरे पौधे में, या दो से अधिक पौधों के जो गुण या लक्षण है वो एक पौधे के अंदर डाले जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवांशीय रूपांतरित फसलें प्राप्त हो सकती है। और कृषि प्रणालियों में इस विधि ने बीजों की नई नई किस्में और जातियां क्या की है, प्रदान की है, जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ा है और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 9 विज्ञान विषय के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है और हर प्रश्न के उत्तर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद साबित होगी। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।